बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 16 है। आज हम आपके लिए जो किताब ला रहे हैं वो है नीतिका, आवाज तालियवान, मुसन्निफ है मिराहत। ये किताब आपके लिए बुकशेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 0333953673 और कॉल नंबर 0300291960 पर मोहम्मद अजहर लतीफ से। ये किताब 312 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 16, सफ़ा नंबर 216 से। मैं कभी किसी ऐसी मोहन पर नहीं गई कौसर। वैसे तुम्हारे दिल में क्या तासरात है मेरी? कोई खास नहीं। मुझे इस सफर का सही अंदाजा नहीं है। मैं आने वाले वक्त के बारे में बहुत कुछ सोच रही हूँ। क्या? मेरिसिया ने पूछा। वो अभी तक मशकूक थी। यही कि घने जंगलात होंगे, खतरनाक मनाजिर होंगे, नित नए हादसे होंगे। न जाने कौन कौन से वाकयात का सामना करना पड़े तुम्हें। खौफ तो नहीं महसूस होगा तुम्हें मेरिसिया? नहीं, इतने लोग साथ हैं, खौफ किस बात का? हाँ, ये बात भी ठीक है, कौसर ने कहा। और मैंने महसूस किया कि मेरिसिया की वहशत किसी हद तक कम होती जा रही थी। और फिर चाय आ गई और कौसर ने एक कप चाय बनाकर उसे दे दिया। शुक्रिया। मेरिसिया ने चाय कबूल कर ली। वैसे मैंने एक और खास बात नोट की है मेरिसिया, कौसर बीबी ने कहा। यही कि सारी की सारी दूसरी लड़कियां अपना अलग ग्रुप बनाए हुए हैं, लेकिन तुम उनकी तरफ मुतवज्जा नहीं हो, ना ही मुझसे इतनी ज्यादा दोस्ती रखती हो। क्या ख्याल है? बिल्कुल, मैंने भी महसूस किया है, मेरिसिया जल्दी से बोली। बहरहाल क्या फर्क पड़ता है, हमारा ग्रुप अलग से ही, कौसर ने कहा। और मेरिसिया ने मेरी जानब देखा। मैं खामोशी से चाय पी रहा था। मैंने अंदाजा लगा लिया कि मेरिसिया कौसर का मूड समझ गई है। मेरिसिया अभी तक हैरत ज़दा थी कि हम दोनों की अचानक मेहरबानी उसकी समझ में नहीं आ रही थी। बहरहाल इसके बाद वो उस वक्त तक हमारे साथ रही जब तक नाश्ते का वक्त न हो गया। किसी ने डाइनिंग हॉल में जाकर नाश्ता करने की हामी नहीं भरी, इसलिए कर्नल डिक्सन के कमरे को डाइनिंग हॉल बना लिया गया और नहायत ही बेतरतीबी से नाश्ता होने लगा। लेकिन इस बेतरतीबी में भी बड़ी दिलकशी थी। नाश्ते के बाद दिन भर के प्रोग्राम बनाए गए और उस वक्त तक सैर और तफरीक की ठानेगी जब तक कि जोजोनो को इतला न दे दे। कर्नल डिक्सन और मैं शतरंज में सर खपाएंगे। हम जोजोनो का भी इंतजार करेंगे। बाकी लोग जहां जाए जा सकते हैं, नवाब साहब ने कहा। क्या ख्याल है सरफराज, कौसर ने पूछा। जी फरमाइए। क्या हम इतने ही हिसार पसंद हो गए हैं कि अब दिन भर इसे सर पर उठाए फिरेंगे? मेरिसिया की बात हो रही है? हाँ, मेरा ख्याल है पूरा दिन तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। फिर कोई तरकीब सोचो। कुछ ज्यादा ही मुखलिस हो गई है, कौसर ने हंसते हुए कहा। तैयारियां तो जरूर करेगी, इससे कबल ही पेशकश कर बैठी तो क्या होगा। मैं बाथरूम में चला जाता हूँ, तुम अपने कमरे में तैयारियां करो, मैंने कहा। और कौसर हंस पड़ी। इससे काम नहीं चलेगा। मेरा ख्याल है हम दोनों ही तैयार ही हैं। अभी से चले पड़ते हैं, ये फैसला बाद में कर लिया जाएगा, फिर एहतियात से निकल जाएंगे। पहले अब किसी तरकीब से बाहर निकल जाते हैं। पहले आप चले जाइए, फिर मैं आती हूँ। और नवाब साहब से इजाजत? अरे, बाद में बात हो जाएगी। वो अब शतरंज में सर खपाएंगे तो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा, कौसर ने कहा। और मैंने उलझे हुए अंदाज में गर्दन हिला दी। बहरहाल फिर यही किया गया और मैं खामोशी से बाहर निकल आया। और चंद लम्हों के बाद खामोशी से कौसर भी बाहर पहुंच गई। खुदा की कसम, बाल बाल बचे हैं, उसने फूले हुए सांस के साथ कहा। क्या मतलब? मिस मेरिसिया चोरों की तरह आपके कमरे की तरफ गई। दरवाजा बंद पाकर उन्होंने मेरे कमरे में झांका, जहां मैं अब्बू से इजाजत ले रही थी। अब्बू और अंकल डिक्सन बिसात बिछाकर बैठ चुके हैं। बहरहाल मिस मेरिसिया मुझे तन्हा देकर चुपचाप खिसक गई और अब शायद वो दूसरे हिस्सों में आपको तलाश कर रही होंगी। मैंने दूर खड़ी एक टैक्सी को इशारा किया। टैक्सी स्टार्ट होकर हमारे नजदीक आ गई और मैं कौसर के साथ अंदर बैठ गया। ड्राइवर, हमें यहाँ के अच्छे अच्छे मकामात की सैर कराओ, मैंने इंग्लिश में कहा। और स्याह फार्म ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। ये मेरिसिया तो आइंदा भी बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी सरफराज, हर वक्त आपके सर पर मुसल्लत रहेगी। मेरा भी यही ख्याल है। आखिरी बार इसे समझा दो, बहुत ही अहमक है। मुझे इस पर रहम आने लगा है, मैंने कहा। अहमक भी है और ढीठ भी, खुदा की पनाह। तुमने कहा किस हद तक इसकी बेइज्जती नहीं की, लेकिन फराह दिल लड़की जरा सी बात में सारी बेइज्जती को भुला देती है। हाँ, मैं हंस पड़ा। हम लोग उर्दू में गुफ्तगू कर रहे थे, इसलिए ड्राइवर हमारी गुफ्तगू से लापरवाह था। थोड़ी देर के बाद उसने टैक्सी खंडरात के नजदीक रोक दी। ये आ गया, यूरुस के खंडरात हैं, बाहर से आने वाले इन्हें जरूर देखते हैं, उसने टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा। हम भी इन्हें देखेंगे, मैंने कहा। और मैं कौसर के साथ नीचे उतर आया। हमने पुरस्कार खंडरात देखे और काफी देर तक इनकी सैर करते रहे, फिर वहां से निकल आए।
ड्राइवर के रहमो करम पर। वो जहाँ जहाँ घुमाता हम घूमते रहे। फिर दोपहर को उसने हमें एक रेस्टोरेंट में छोड़ दिया। रेस्टोरेंट में अनोखी तर्ज का खाना खाने के बाद हमने कॉफी पी और फिर मैंने कौसर से प्रोग्राम पूछा। मेरा ख्याल है कि वापस चला जाए। ठीक है, आराम करेंगे, बहुत कुछ देख लिया। रेस्टोरेंट से बाहर आकर हमने टैक्सी ली और चल पड़े और थोड़ी देर के बाद हम होटल पहुंच गए। नवाब फिरोजुद्दीन को न जाने हमारे जाने से दिलचस्पी थी और न आने से। आज उन्होंने कर्नल डिक्सन को 3 बार शिकस्त दी थी और कर्नल डिक्सन ने इन्हें 2 बार। भाई, मैंने तुम्हारी टेक्निक पर खेलना शुरू कर दिया है, यूं समझ लो। बसात बचाकर मैंने जितनी बार तुम्हारा नाम लेकर खेलना शुरू किया, जीता। नवाब साहब ने खुशी से बोले। यार सच बताऊं, जिस बार तुमने सरफराज का नाम नहीं लिया था उतनी बार मैं जीत गया, कर्नल डिक्सन ने राजदाराना अंदाज में कहा और हम सब हंस पड़े। ये हकीकत है, सरफराज इस खेल में अपना सानी नहीं रखता। अरे, खाना खाया तुम दोनों ने? आप बताइए अब्बू, कौसर ने पूछा। हाँ, हम तो खा चुके। तब फिर हम भी खा चुके। क्या हाल है फिरोज, बाजी लगाई जाए? कर्नल ने कहा। क्यों नहीं, क्यों नहीं। हमें इजाजत अब्बू, कौसर ने पूछा और नवाब साहब ने बेहयाली से गर्दन हिला दी। कौसर कमरे से निकल आई। मैं एक बाजी में इन लोगों के साथ रहा, लेकिन कर्नल डिक्सन की दरख्वास्त पर मैंने कोई चाल नहीं बताई थी। बहरहाल नवाब साहब जीत गए थे और हस्ब मामूल उन्होंने खूब बगले बजाई थी। फिर मैं भी अपने वापस कमरे में आ गया। दिन भर की आवारागर्दी के बाद कुछ थकन सी हो गई थी। मैंने लिबास तब्दील किया और बिस्तर पर लेट गया। तब मेरे जहन में आज का दिन घूम गया। कौसर से मेरी अपनायत से कहीं इसके जहन में कोई गलत फहमी न जगा दे, लेकिन मैं क्या करूं। मैं खुद भी तो इसके सामने इस कदर जज्बाती हो गया था कि अपनी हकीकत खोल दी। ये कुछ अच्छा तो नहीं हुआ था। बहरहाल अब क्या करना चाहिए। नवाब साहब एक बेनियाज इंसान है। वो हमारी तरफ तवज्जो नहीं देते थे, लेकिन बहरहाल एक बेटी के बाप हैं। उनके जहन में कोई खदशा न जाग उठे। गो उन्होंने हमें यकजा देखकर बड़ी खुशी का इजहार किया है, लेकिन इसके बावजूद कौन बाप किसी अजनबी के साथ अपनी बेटी के इश्क की इजाजत दे सकता है। और कौसर की मुझसे अपनायत का यही अंदाजा था कि कोई भी शख्स गलत फहमी में मुब्तला हो सकता था। फिर इसका तदारुक कैसे किया जाए। कौसर से बेइतनाई बरतना शुरू कर दूं, लेकिन वो इस कदर मुतासिर हो गई है कि अब किसी बात की अहमियत ही नहीं देती। बड़ी मुश्किल से मैंने कोशिश की थी। बहरहाल इस मुश्किल का हल तो जरूरी था। न जाने कब तक मैं इसी उधेड़बुन में रहा, यहाँ तक कि शाम हो गई। लोग वापिस आ गए, क्योंकि अब दूसरे कमरों के दरवाजे भी खुलने और बंद होना शुरू हो गए थे। मैं बाथरूम में गया, गुस्ल किया और लिबास तब्दील करके बाहर आया। नवाब साहब अपने कमरे के बाहर ही नजर आ गए और मैं उनकी तरफ बढ़ गया। बड़ा अच्छा हुआ। क्या तुम तैयार हो? जी। मैं समझा नहीं। मैंने ताजुब से कहा। ओह, कौसर ने तुम्हें नहीं बताया? क्या कमाल लड़की है। मेरा ख्याल था उसने तुम्हें बता दिया होगा। हुआ क्या नवाब साहब? भाई, जो जोनो आया था। जी, रात का खाना उसके घर खाना है, वादा कर लिया गया है और सब लोग थोड़ी देर में चलेंगे। ओह, तुम्हें तैयार हो? हाँ, दूसरे लोग भी तैयार होंगे, आओ। और फिर हम प्रोफेसर हैगले के कमरे में पहुंच गए। हैगले की लड़की फोना का काफी खूबसूरत थी, लेकिन वो खुद को बहुत लिए दिए रखती थी। एक बार भी मुझसे मुहातब नहीं हुई थी। मैंने भी उसे कभी निगाह भर के नहीं देखा था। क्या आप हैं मिस्टर हैगले? मैंने पूछा। बिल्कुल 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 मिस्टर सरफराज, बस बाबर तैयार हो जाए, हैगले ने जवाब दिया और फिर उसने हमें बैठने की पेशकश की। फोना ने एक खूबसूरत सी स्कर्ट पहनी हुई थी, उसी रंग का स्कार्फ ओढ़ रखा था जिसमें बहुत हसीन नजर आ रही थी। गले में रंगीन मोतियों का हार पहनकर उसने आईने में अपना जायजा लिया और तैयार होगी। आइए डैडी, उसने प्यारी आवाज में कहा। मैं चलता हूँ, दूसरों को देखो, नवाब साहब ने कहा और हम दोनों घर से निकल आए। थोड़ी देर के बाद तमाम लोग तैयार होकर बाहर निकल आए। जोजोनो एक गाड़ी भेज दी थी जो हमें लेकर चल पड़ी। जोजोनो की कोठी एक खूबसूरत पहाड़ी पर थी जिसके चारों तरफ सरसब्ज मैदान थे। एक तरफ एक बहुत बड़ा गाफ ग्राउंड बना हुआ था। हम कोठी के फाटक से अंदर दाखिल हो गए। यहाँ मिस्टर जोजोनो पहले से मौजूद थे, इस्तकबाल के लिए खड़े थे। अंधेरे के साथ ही होंठों पर रोशनी सुझाए हमारे नजदीक आए और हम में से एक एक ने मुसाफा किया। उनके चेहरे स्याह थे लेकिन दिल सफेद थे। उनकी मुस्कुराहट में हुस्न नहीं था, लेकिन हुस्न तो हलूस से मालामाल थी। इस्तकबालिया मजलिसों में इनके दिल की कैफियत नुमाया थी। यहाँ भी कौसर ने फिर मेरा दाहिना शाना संभाल लिया था और लुत्फ की बात यह थी कि बाएसमत मिस महरीसिया मौजूद थी। ये लड़की हासी तालीम याफ्ता थी, लेकिन मेरे मामले में सचमुच क्रैक हो गई थी। एक खूबसूरत हाल में नशिस्त का इंतजाम किया गया था। हम सब खूबसूरत कुर्सियों पर बैठ गए। जोजोनो की लड़कियां हमारे गिर्द जमा हो गई। उसका कोई बेटा नहीं था, सिर्फ 14 अदद बेटियां थीं जो उम्रों में यकसा मालूम होती थीं।
تھوڑا بہت فرق تو ہوگا جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال بڑے میاں کی کاوش تو قابل داد تھی۔ کیا مجال جو کسی کے نقوش ایک دوسرے سے مختلف ہوئے ہوں۔ ہم ان پر خوبصورت فکریں کستے رہے اور پھر کھانے کے وقت کا ٹائم ہو گیا۔ کھانے کا انتظام بھی ایک بہت بڑے ہال میں کیا گیا تھا۔ جزونو بے شک ایک بڑا ہی مالدار آدمی تھا، اس کے علاوہ اس کا ذوق بھی انتہائی اعلیٰ تھا۔ ہال کی میز انتہائی قیمتی کھانوں سے سجی ہوئی تھی اور پھر بیروں نے سروس شروع کر دی۔ باوردی بیرے ایسا ہی لگتا تھا جیسے کسی بہت بڑے نواب کے ہاں دعوت میں شریک ہوں۔ کھانے میں درجنوں اقسام کے کھانے تھے۔ بہرحال بڑی ہی پرتکلف دعوت رہی، جس کے بعد قہوہ پیا گیا۔ لطف کی بات یہ تھی کہ شراب کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا تھا، جس کے بارے میں معلوم ہوا کہ پینے والے جو ہیں وہ ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے، اور صرف یہ نواب فیروز الدین کے احترام میں کیا گیا تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ نواب صاحب نہیں پیتے۔ اس کے بعد تفریحات بڑھ گئیں۔ یہاں بھی اس کوٹھی میں بال روم تھا جس میں رقص کیا جا سکتا تھا، اور کیا بھی گیا۔ اس میں مسٹر جزونو کی لڑکیاں پیش تھیں۔ مسٹر جزونو نے کوثر کو رقص کی پیشکش کی، لیکن کوثر اسے گھور کر رہ گئی۔ جزونو ہکا بکا اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ پلیز، اس نے سوال کا جواب چاہا۔ سوری مسٹر جزونو، مس فیروز رقص نہیں کرتی۔ کیا حرج ہے مس فیروز؟ پھر میں نے جواب دیا کہ مس جزونو کا بھائی، اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے مسٹر جزونو۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک شخص نے اس کوثر سے رقص کی درخواست کی تھی، جس پر مس کوثر کے بھائی نے پاؤں سے جوتا اتار کر اسے اتنا لگایا کہ اس کی شکل بگڑ گئی۔ اس وقت میرا بھی وہی دل چاہ رہا ہے۔ اور جزونو پیچھے ہٹ گیا۔ مائی گڈنس، عجیب بات ہے۔ ابھی میں مزید کچھ کہے وہ آگے بڑھ گیا۔ سمجھدار آدمی ہے، کوثر نے کہا، اور ہم ہنس پڑے۔ ان کے کلچر میں یہی ہے۔ آپ کا موڈ نہیں بن رہا مسٹر سرفراز؟ کوثر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بن تو رہا ہے، لیکن آپ کی وجہ سے تکلف کر رہا ہوں۔ اور نہیں، خدا کی قسم، کیا حرج ہے؟ اگر آپ سنیے، میرا خیال ہے آپ میری وجہ سے زیادہ تکلف نہ کیا کریں۔ میں نے آپ کو رقص کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ واقعی؟ میں نے کوثر کی طرف دیکھا۔ ہاں، کوثر نے کہا، جیسے اسے یقین ہو گیا کہ میں اسے رقص کی پیشکش کروں گا، لیکن اس وقت میرے پروگرام کی ایک کڑی میرے ہاتھ میں آ گئی تھی، چنانچہ میں آگے بڑھ گیا۔ مسٹر جزونو کی ایک صاحبزادی میری طرف بڑھی اور میں نے انہیں خوش آمدید کہا۔ گداز بدن کی لڑکی تھی، چہرے کو نظر انداز کر دیا میں نے۔ اگر اس کے چہرے کو نظر انداز کر دیا جائے تو جسمانی طور پر اس پوری ٹیم میں وہ سب سے زیادہ حسین لڑکی یہی تھی۔ یہ بات میں نے بخوبی محسوس کی تھی۔ بہرحال میں اس دنیا کا انسان نہیں تھا، اسی لیے اس کے بدن کی جاذبیت بھی مجھے متاثر نہ کر سکی۔ میرے میدان میں اترتے ہی مس میریسیا نے بھی اعلان جنگ کر دیا اور وہ ڈیوڈ کے ساتھ رقص کر رہی تھی۔ مدھم موسیقی کا ریکارڈ بج رہا تھا اور پھر پہلا راؤنڈ ختم ہوا تو تالیاں گونج اٹھی۔ میریسیا تیر کی طرح میری طرف لپکی تھی اور دوسرے راؤنڈ کے لیے اس نے مجھے کہا، پلیز۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا اور پھر نگاہ اٹھا کر دیکھا تو کوثر غائب تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے ہلکا سا دکھ ہوا، لیکن یہ ضروری تھا۔ کوثر نے جو راستہ اختیار کیا تھا اس کا اختتام یہیں پر ہوتا تھا، چنانچہ میں ایک فیصلہ ہو ہی جائے تو بہتر ہے، اور میں نے دوسرا راؤنڈ میریسیا کے ساتھ، تیسرا ڈاکٹر میکارڈ کی لڑکی فونا کے ساتھ ناچا اور پھر بال روم سے نکل آیا۔ دوسرے ہال میں میٹنگ ہو رہی تھی، جزونو انتظامات کی تفصیل بتا رہا تھا۔ نواب فیروز الدین موجود تھے، لیکن کوثر ان کے پاس موجود نہ تھی۔ اوہ، کہیں لمبی ہی کہیں نہ چلی گئی ہو۔ تب پھر جزونو دیکھ لیں، کرنل ڈکسن نے کہا۔ بالکل، میری بھی یہ خواہش ہے کرنل، جزونو نے کہا۔ آؤ۔ پھر اس وسیع کوٹھی میں عقب میں سب آگے۔ یہاں کے انتظامات بلا شبہ بے انتہا زبردست تھے۔ 2 بڑے ٹرالر، 2-3 لینڈ کروزر بھی وہاں موجود تھی۔ بالکل نہیں، ایک چھوٹی باسکٹ، بندوقیں، کارتوس، کلہاڑی، چاقو، غرض یہ کہ ایک عظیم الشان مہم کے سارے لوازمات یہاں موجود تھے۔ ٹرالر میں تو کچن تک تھا۔ گیس کے بہت بڑے بڑے سلنڈر فکس تھے۔ الماریوں میں کھانے کے خشک سامان کے ڈبے وافر مقدار میں چنے ہوئے تھے۔ خیمے بھی تھے۔ غرض یہ کہ کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ ونڈرفل جزونو، تم نے تو بڑے ہی زبردست انتظامات کروائے ہیں، کرنل ڈکسن نے انتہائی تعریفی انداز میں کہا۔ 2 باسکٹ اور منگوائی ہیں، صبح کو پہنچ جائیں گی۔ اس کے علاوہ میں نے 4 آدمی کا بندوبست کیا ہے جو بہترین گائیڈ ہوں گے، بہترین لڑاکے ہوں گے اور اعلیٰ پائے کا کھانا پکانے والے۔ او جزونو، بلا شبہ یہ ہماری توقع سے کہیں زیادہ ہے، کرنل ڈکسن نے کہا۔ سفر کا تو لطف آ جائے گا مسٹر ڈکسن۔
मेरी ख्वाहिश है कि आपको कोई तकलीफ ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया, कर्नल डिक्सन ने कहा। बहरहाल तय हो गया है कि हम दूसरे रोज अफ्रीका के पुरस्कार जंगलात में दाखिल हो जाएंगे। सारी तैयारियां तो मुकम्मल हो ही चुकी ही हैं। रात के होटल वापस आए। यहाँ पर काफी के साथ एक मीटिंग हुई जिसे मजीद अमूर तय किए गए और फिर सोने की तैयारियां होने लगी। दूसरे दिन सुबह ही सुबह सब लोग जाग गए थे। 9 बजे नाश्ते से फरागत हो गई। खास बात यह हुई थी कि बी कोसर अभी तक नजर नहीं आई थी। थोड़ी देर के लिए दिल में एक अजीब सा एहसास रहा और उसके बाद फिर सुकून हो गया। लेकिन 11:30 वो आ गई थी। चेहरे पर हल्की सी कदीदगी साफ पड़ी जा सकती थी, लेकिन बहरहाल इसे धोने की भरपूर कोशिश की गई थी। नाश्ता कर लिया आपने? जी। और आपने मिस कौसर? मैंने भी कर लिया, कौसर ने जवाब दिया। आइए बैठिए, मैंने कहा। आपने सफर की तैयारियां देखी? हाँ, मुनासिब हैं मेरा ख्याल में। यकीनन। आपके ख्याल में सफर कैसा रहेगा सरफराज साहब? बेहद दिलचस्प, मैंने बसोक से जवाब दिया। कैसे कह सकते हैं आप, जबकि आपने इससे कबल कभी कोई सफर नहीं किया? बहुत से काम मैंने इससे कबल कभी नहीं किए, लेकिन हम उनके बारे में अंदाजा तो कर सकते हैं, मैंने माजरत करते हुए जवाब दिया। फिर तो ठीक है, कौसर ने ऐसा से कहा। वो कुछ खोई खोई सी थी। बहरहाल उसकी कैफियत दुरुस्त नहीं थी। काफी देर तक वो मेरे पास बैठी रही, लेकिन अंदाजा होता था कि ज़हनी तौर पर वो काफी डिस्टर्ब है। उसके दिल में कोई कदूरत है, लेकिन जिसका वो इजहार नहीं कर पा रही थी, और मैं इसकी जरूरत नहीं समझता था। फिर नवाब साहब ने आवाज दी। वो कुछ कहे बगैर उठकर बाहर निकल गई। काश तुम पहले की मिस कौसर बन जाओ, मैंने सोचा। हालांकि यह मुश्किल ही नजर आ रहा था, लेकिन बहरहाल कौसर साहिबा, हम दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा फासला है और ये फासला बरकरार ही रहना चाहिए। हमेशा हमेशा के लिए आप इसे अबूर करने की कोशिश ना करें। थक जाएंगी, पीछे रह जाएंगी, कहीं सफर में अपनी मंजिल ना गुम कर बैठे। फिर ये अजीम शान काफरा सहराए आज़म में दाखिल हो गया। जज़ोन और उसका पूरा खानदान हमें छोड़ने आया था। बहुत ही मोहब्बत और नेक तमन्नाओं के साथ उन्होंने हमें रुखसत किया। सब लोग लैंड क्रूजर में सवार हो गए थे। ट्रॉलर और बास्केट वैन पीछे मुंसलिक थी। जज़ोनों ने हमें बहुत सारे ड्राइवर भी फ्राहम कर दिए थे। ये नौजवान ड्राइविंग भी खूब जानते थे और बेइंतहा मजबूत जिस्म के और सादतमंद लोग थे। अंग्रेजी से अच्छी तरह वाकिफ थे। 12 इन लोगों में वाकई खूब मदद हासिल की गई थी। दूसरी बात यह है कि इनको आराम करने के लिए अंग्रेजी के माहिर लोग मौजूद थे और वो उनसे ड्राइविंग का काम ले रहे थे। अजीम सहरा में हम दोपहर के बाद दाखिल हुए थे। दूर दूर तक वीरान बंजर इलाका साफ नजर आ रहा था। हद्दे निगाह तक पथरीली जमीन और फिर दरख्तों की स्याही नजर आना शुरू होगी। वो भी किसी जगह बुलंद और किसी जगह दिखाई नहीं देती थी। हमारी वैगन में डॉक्टर मेकार्ड और उनकी लड़कियां नवाब फिरोजुद्दीन, मैं और कौसर थे। मेरी इसी से जान छूट गई थी। वो अपने बाप कर्नल डिक्सन के साथ थी। उसके साथ ही हेगले और उसकी लड़कियां थी। बाकी लोग दूसरी गाड़ी में थे। कौसर खामोश थी कि शाम को 6 बजे सूरज छुप गया और अंधेरा किसी तूफान की तरह बढ़ता चला रहा था। आन की आन में उसने माहौल को निगल लिया और हर चीज तारीख होगी। तब ड्राइवरों ने रोशनियां जला ली और फिर आगे वाली गाड़ी से कर्नल डिक्सन की सीटी बजी, जिसका मतलब था कि रुक जाया जाए। गाड़ियां रुक गई और कर्नल डिक्सन के साथ दूसरे लोग भी नीचे उतर गए। क्या ख्याल है फिरोज साहब, पहला क्या यही किया जाए? हाँ, जगह साफ है, पुरसकून है और दरख्तों से दूर। फिर रात हो गई है, नवाब साहब ने कहा। चलें, फिर तय पा गया कि यही क्याम किया जाए। बिल्कुल, ओके। दूसरे लोगों ने भी इस क्याम पर इत्तफाक किया। चारों से अफाम उतर गए। उन्होंने 3 हैमे लगाए। तीनों हैमे इंतहाई एहतियात से लगाए गए थे, वरना ट्रॉलर इतने बड़े थे कि सब लोग इनमें भी आराम कर सकते थे। जरूरी सामान उतार लिया गया, जिसमें दूसरे लोगों की स्याफामों ने मदद की। चुनांचे सबसे पहले काफी तैयार कराएगी और फिर खाने की तैयारियां होने लगी। वाकई लुत्फ आ रहा था। चारों तरफ खूब का आलम था, लेकिन जज़ोनों के इंतजामात मामूली नहीं थे। एक स्याफाम ने ट्रॉलर में लगी हुई सर्च लाइटों का बटन ऑन कर दिया और दूधिया रोशनी दूर दूर तक फैल गई। हम सब हैरान रह गए। इस तरह बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, कर्नल डिक्सन ने कहा। नहीं जनाब, ट्रॉलर में जनरेटर भी नस्ब है, रोशनी इन्हीं से हो रही है। बैटरी की रिचार्जिंग का पूरा इंतजाम मौजूद है। ओ भाई, क्या बात है। इस जज़ोनों ने जो आसानियां हमें फ्राहम कर दी गई हैं, इससे तो सफर में 4 चांद लग गए हैं, कर्नल डिक्सन ने इतराफ किया। फिर एक तरफ मौसीकी की लहरें उभरी और सब उछल पड़े। ये लोग तो अलादीन के चिराग ही मालूम होते हैं, ये मौसीकी कहां से उभरी? यूसुफ अली ने कहा और नवाब साहब हैरत से देखने लगे। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली। ट्रॉलरों से आवाज आ रही थी। उन्होंने जवाब दिया, खूब इंतजाम है भाई, लाखों रुपया खर्च हुआ है।
इसमें क्या शक है। बहरहाल ये ट्रेलर थे, जंगल में जंगल कर दिया था इन्होंने। लड़कियां और नौजवान इस स्याह फार्म के गिर्द जमा हो गए जो ट्रेलर ऑपरेटर के तौर पर काम कर रहा था। उससे तरह तरह के सवाल किए जाने लगे और फिर खूब तालियां पीटी गईं। रिकॉर्ड बजते रहे, काफी तकसीम होगी और खूब ऐश होने लगे। कौसर साहिबा अब भी जरा दूर दूर थीं और लुत्फ की बात तो ये थी कि मिस मैरिसिया वो भी ज्यादा मेरी तरफ माइल नजर नहीं आती थी। बहरहाल मुझे क्या परवाह हो सकती थी। खाना तैयार हुआ, खाया गया और फिर आराम की तय हुई। कर्नल डिक्सन, यूसुफ अली और नवाब साहब यहां भी बाज न आए। रोशनी काफी थी, बस बिसात बिछा दी गई और शतरंज होने लगा। मौसीकी बंद कर दी गई। मैंने एक गाड़ी में ही रात गुजारने का फैसला किया और फिर न जाने कब ख्यालात में उलझा उलझा सो गया। हासी नींद कर चुका था। फिर किसी ने मुझे झंझोड़ा। नवाब साहब थे, उनके पीछे कौसर साहबा भी मौजूद थी। ओह हैरियत, अम्मा अजीब इंसान हो, कमाल कर दिया। नवाब साहब बोले। मैं समझा नहीं, यहां सोने की क्या जरूरत है। हरज भी क्या है नवाब साहब, ये कि सोने की जगह है। कुछ लोगों को तो सोना ही पड़ेगा, सब ट्रेलर में तो आराम नहीं कर सकेंगे। तो तुमने खुद को इन लोगों में शामिल क्यों कर लिया। उतरो नीचे, नवाब साहब बोले और मैं जल्दी से नीचे उतर आया। अरे आप भी नहीं सोई अभी तक कौसर साहिबा। मैंने पूछा। सो गई थी बेचारी, तुम्हारा सुना तो परेशान होगी। ओह नवाब साहब, आपने ना हक। अच्छा आ जाओ, दिल होल गया था। यहां अभी इन इलाकों से नावाकिफ हो, ऐसी तफरीहात ना किया करो, समझे। सारी जगह मारा मारा फिरा हूं। कौसर ने ही कहा कि किसी गाड़ी में देखा जाए, कहीं सो तो नहीं गए, वरना मैं भी सारी रात ना सो सकता था। नवाब साहब उसीले लहजे में बोले। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। सर्च लाइटें भी बुझा दी गई थी, सिर्फ मामूली रोशनियां ही रहने दी गईं। ट्रेलों की छत पर भी स्याह फार्म बैठे हुए थे। ये लोग, मैंने स्याह फार्मों को देखा, उनके पास बंदूकें नजर आ रही थी। आधी रात को दूसरे लोग जागेंगे, नवाब साहब ने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। ट्रेलर में हम तन्हा ना थे। मादाम मरीसिया भी और प्रोफेसर हैगले और उनके अलावा हेडसन और अहमद साहब भी थे। गोया सिर्फ मैं ही गाड़ी में था। दोनों लड़कियां एक कोने में थी और हम सब एक तरफ। मरीसिया यहां नहीं थी, वरना मेरी पोजीशन खराब होती। खामोशी से कौसर भी लेट गई और नवाब साहब ने ट्रेलर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मैं अभी नींद में ही था, तनाचा लेटते ही सो गया। और फिर दूसरी सुबह सब लोग काफी दिन चढ़े उठे थे। मैं जरूरत से ज्यादा ही देर से उठा था और जब मैं उठा तो नाश्ता बिल्कुल तैयार था। तमाम लोग स्टूलों पर बैठे हुए थे और नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। स्याह फामों ने नाश्ता कैनवस की मेज पर लगा दिया। वो बेहद फुर्ती से काम कर रहे थे। जजोनों ने तो कमाल के आदमी हमारे स्पुर्द किए थे। बहुत काम के आदमी है ये, कर्नल डिक्सन ने कहा। मैं भी यही कहने वाला था, बिल्कुल मशीनी अंदाज में काम करते मालूम होते हैं। बहरहाल इंसान है, आज रात इनकी छुट्टी की जाएगी। बिल्कुल ठीक। इसके अलावा मैंने एक खास बात भी महसूस की है। क्या? सवाल किया गया। यूं तो हम सब दोस्त हैं और एक दूसरे से ताउन करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद एक सरबराह की जरूरत बाकी रह जाती है। इस किस्म की मुहिम्मात में ये जरूरी होता है। क्या दूसरे लोग मेरी राय से इत्तफाक नहीं करेंगे? यकीनन यकीनन, सब ने कहा। तो मेरी राय है कि किसी को अपना सरबराह चुन लिया जाए और उसकी हिदायत पर अमल किया जाए। मुनासिब बात है। आपकी तजवीज? कर्नल डिक्सन। बहुत सारी आवाजें उभरी। तुम इस पार्टी में मुनासिब तरीन आदमी हो, हमें तुम्हारे पर एतमाद है। सुनो, कर्नल डिक्सन मुस्कुराते हुए कहा, मेरी निगाह में एक और शख्स है। आप सुन लें और उसके बाद फैसला करें। वो कौन? डॉक्टर मिकार्ड। बिलाशबा सबसे मोमर, सबसे ज्यादा जहांदीदा। यहां मामला कारकर्दगी का नहीं है, सरबराही का है। और दोस्तों से माजरत के साथ, डॉक्टर मिकार्ड से उम्दा आदमी इस काम के लिए मेरी निगाह में और कोई नहीं है। मैं तायद करता हूं, नवाब फिरोजुद्दीन ने कहा। हम सभी तायद करते हैं। बिलाशबा हम में से किसी को डॉक्टर के अहकामात मानने में तामिल ना होगा। मैं इस काबिल नहीं हूं साथियों, डॉक्टर मेकार्ड ने कहा। हम सब मुत्तफिक हैं डॉक्टर। ब्राहम करम, आप इंकार ना करें, लेकिन मैं आपके मशवरे के बगैर नकारा साबित होऊंगा। हम सब आपके शाना बेशाना आपके साथ हैं डॉक्टर। आप क्यों फिक्रमंद हैं? चुनांचे ये बात तय होगी और फिर सफर की तैयारियां शुरू होगी और थोड़ी देर के बाद गाड़ियां स्टार्ट होकर चल पड़ी। इस बार स्टीयरिंग दूसरे लोगों ने संभाले थे। स्याफामों से कह दिया गया था कि वो आधे दिन आराम करें, कल वो ड्राइविंग करते रहे हैं। तवील मैदान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दरख्त अब कदरे साफ नजर आने लगे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो भी दूर भाग रहे हों। ट्रेलरों की वजह से और बास्केट गाड़ियों की वजह से रफ्तार बहुत ज्यादा तेज नहीं की जा सकती थी। चुनाचा मुनासिब रफ्तार से सफर हो रहा था। अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग मेरे पास था और कौसर मेरे नजदीक ही बैठी हुई थी। अगली सीट पर दूसरे लोग थे। आज साथी बदल गए थे।
वैसे कोसर का रवैया अभी तक बदला हुआ था। वो अमूमन खामोश ही रहती थी। वैसे कभी कभी एहसास होता कि वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही है। ऐसे औकात में वो अपनी पुरानी रविश वापस लाने की कोशिश करती, लेकिन मसनूई इकदार से उसे भी शदीद कोफत होती थी। उसके दिल में बड़ास थी जिसे निकलने का मौका नहीं मिल रहा था। रही बात मेरी, तो मैं तो खुश था। मैं तो उसके इल्तफात से खौफज़दा था। दीवानी लड़की, दूसरी लड़कियों की तरह रोग लगा बैठी तो मुफ्त में मारी जाएगी। मुझे उससे ज्यादा परवाह तो नहीं थी, लेकिन नवाब फिरोजुद्दीन का मामला सख्त था। इस मोहब्बत करने वाले इंसान को मैं कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता था। चनाचा मैंने तय कर लिया था कि इस जज्बे को हवा नहीं मिलनी चाहिए। काश आपके जहन में मेरे लिए नफरत जड़ पकड़ सके मिस कौसर। गाड़ी ड्राइव करते हुए मैं इस बारे में सोचता रहा और अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया। बाबरा फोना, क्या वो लड़की मेरे लिए मददगार साबित हो सकती है? वो उम्दा ख्याल है। जहर को मारने के लिए जहर से ही काम लिया जाता है। अगर फोना भी भटक गई तो उसे संभालने के लिए कुछ और कर लिया जाएगा। बहरहाल एक काम तो हो जाएगा। वेरी गुड, मैंने चुटकी बचाई और स्याह फार्म अकब से उठकर मेरे पास आ गया। यस सर, गाड़ी रोक दें, वो बोला। क्या मतलब? मैंने हैरत से कहा। बस सर, मैं ताजा दम हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ओ, तुम समझे थे मैंने तुम्हें बुलाने के लिए चुटकी बजाई है? ना सही जनाब, अब मैं ड्राइविंग करने के लिए तैयार हूं, उसने कहा। तुम्हारी मर्जी, मैंने कहा और गाड़ी रोक दी। कोसर भी नीचे उतरकर पीछे चलेगी। मैं भी एक भी सीट पर आ गया और मैंने सीट की पुश्त से सर टिकाकर आंखें बंद कर ली। कोसर भी खामोश थी और दूसरे लोग भी। जाहिर है सबकी मौजूदगी में हम कोई बात नहीं कर सकते थे। चनाचा सफर काफी हद तक बोर साबित हुआ। गो अफ्रीका के महसूस दिलकश मनाजर अब भी दूर तक बिखरे हुए थे, लेकिन बंद आंखों में तारीकी के सिवा और क्या नजर आता। एक बार फिर मेरे जहन गाड़ी के इंजन की घूं घूं से हम आंग हो गया। मीठे मीठे हाके उबरने लगे। ये हाके जब भी उबरते तबीयत बेचैन सी हो जाती थी। यादें नश्तर की जरा जहन में चुभती थी और बड़ी तकलीफ होती थी। अगर मेरे अरमानों का सफर शुरू हो गया था, यही तो मैंने सोचा था। अब मेरे अरमानों के सफर के पूरे होने का वक्त आ गया था। फिर ये उदासियां क्यों? मुझे तो खुश होना चाहिए। मेरी मंजिल करीब है और करीब आती जा रही है और मैं मुकद्दर आजमाने के लिए यहाँ आया हूँ। अफ्रीका के खजाने खुले पड़े हैं और मैंने बहुत मेहनत की है, जुर्रत की है। मैंने हासिल कर सकता हूँ। और मेरे जहन में कुछ नए ख्यालात ने जन्म लिया। मेरे कानों में नवाब फिरोजुद्दीन के अल्फाज उभरे। उस वक्त तक, जब तक हीरो का बड़ा जहीरा हमारे हाथ ना लग जाए, इन सब पर पूरा पूरा भरोसा कर सकते हो, और जब हीरे दरमियान में आ जाए तो एक एक से चुकन्ना रहना। ओह, इन शरीफ इंसानों के दरमियान भी एक गैरी मैन मौजूद है। बज़ाहिर सब लोग मुतमईन थे, जिनकी माली हालत इंतहाई मुतमईन कुन है। इनकी चमक दमक से इतना खौफज़दा नहीं था मैं। नवाब फिरोजुद्दीन इंतहाई नेक इंसान है। अगर मेरे दिल में कभी कभार उनके खिलाफ कभी कोई बात नहीं आएगी, बहरहाल वो मेरे मोहसिन है। न जाने ज़हन कहाँ कहाँ भटकने लगा। फरजान आमरी की कहानी याद आई, उसके नौजवान बेटे का ख्याल आया और न जाने क्या क्या। बड़ी ही सख्त कश्मकश का शिकार हो गया। दिमाग दुखने लगा। अगर मैं इन लोगों से अलहदा हो जाऊं, अगर अफ्रीका के किसी पुरस्कार हित्ते में मैं इन लोगों को छोड़कर चुपके से निकल जाऊं, तो बात ही को और थी। मैं खुद अपने तौर पर किस्मत आजमाई करूंगा, दूसरे अपने तौर पर अपनी किस्मत आजमाई करें। इस तरह न मैं गाजिब होऊंगा और न दूसरे लोगों को मेरे साथ कुछ बुरा करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अभी नहीं। अभी तो मैं अफ्रीका से पूरी तौर पर वाकिफ नहीं हुआ था और अभी तो बहुत वक्त बाकी था। पहले कुछ अरसा इनके साथ रह लूं, फिर उसके बाद। लेकिन फिर अचानक एक और ख्याल आया। फर्ज किया जाए इन लोगों को अगर मैं छोड़ दूं, नवाब फिरोजुद्दीन परेशानी से मुझे तलाश करेंगे, मायूस हो जाएंगे, और उसके बाद ये लोग हीरो का जहीरा हासिल कर लेंगे। तब इनके दरमियान अगर फूट पड़ जाए तो नवाब फिरोजुद्दीन क्या करेंगे? कौसर की हिफाजत करेंगे या हीरे बचाएंगे? और मुझे वो क्या समझेंगे? तोता चशम। सिर्फ मोहम्मद पसंद नहीं, वो हीरो पर लानत भेजेंगे। लेकिन मुझे क्या, ये इनका जाती फेल है। मैंने इनकी मुलाजमत की है, जिंदगी भर के लिए इनकी गुलामी नहीं। जो इनका दिल चाहे करें। रह गई कौसर, तो वो नेक लड़की है, सादा और पाक फितरत की मालिक। उसकी शख्सियत पर दाग नहीं लगना चाहिए। अगर वो भी आम लड़कियों की तरह मेरे चक्कर में पड़ गई तो मुनासिब ना होगा। किसी भी कीमत पर नहीं, और किसी भी तरह इसे महफूज रखना चाहिए। हाँ, उसके लिए कितनी ही बड़ी कीमत अदा क्यों ना करनी पड़े। हाँ, नवाब साहब के एहसानात का बदला इसी अंदाज में दिया जा सकता है कि कौसर को ना भटकने दिया जाए।
اسے ہر قیمت پر سنبھالا جائے. اور سوچ ماضی میرے لیے بھیانک ہوتے ہیں. ذہن الٹ کر رہ جاتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے صدیوں کا بہار میرے اوپر مسلط ہو کر رہ گیا ہو. کوثر نہ جانے اس دوران میری طرف متوجہ ہوئی تھی یا نہیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی. متوجہ بھی ہو تو کیا، ظاہر ہے دوسرے لوگوں کی موجودگی میں وہ کچھ نہیں مجھے کہہ سکتی تھی. اور وقت گزرتا گیا. میرا بہار بدستور میرے ذہن پر مسلط رہا. میں نے آنکھیں کھول کر کسی کو دیکھنے کی جرات نہیں کی تھی. ہاں، میرا ذہن بدستور کام کر رہا تھا. کوثر کو میرے نزدیک بیٹھی ہوئی تھی، لیکن میں اسے خود سے بہت دور تصور کر رہا تھا. اس کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی. سرفراز، کیا چاہنا گناہ ہے؟ میں ایک مشرقی لڑکی ہوں سرفراز. میں تم سے عشق کرتی ہوں. میں تمہیں بے پناہ چاہتی ہوں. میں تمہارے اوپر اپنی زندگی کا آخری لمحہ بھی قربان کر سکتی ہوں. تمہاری شخصیت پر مجھے مکمل اعتماد ہے.